So hello everyone, welcome back to my channel. I know that I have stopped making videos, but now I have decided that I will upload videos about the current affairs because due to some reasons I've changed my option from sociology to public administration, and that's why I was not able to make videos or continue the series of sociology. But now we are going to interact with the वीडियोस ऑफ द करंट अफेयर्स। तो अभी जो ये मई 2023 की मैगजीन है, मैं पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी अबाउट द करंट अफेयर्स एंड उसकी प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू talk about or discuss one very important and the very first topic of polity and governance, that is this. This is the first topic which we are going to discuss today, National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023. तो ये हमारा पहला टॉपिक है। एज वी ऑल नो कि दिल्ली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इफ वी टॉक अबाउट यूपीएससी एंड जनरली भी एज बीइंग कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली एक इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाती है। एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है बाय द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग that what will be the powers of the government of Delhi on the public services. कैसे वो हम आगे देखेंगे। This is the first thing, National Capital of Delhi Amendment Ordinance 2023। रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया है विच इज नोन एज द गवर्नमेंट of National Capital Territory of Delhi, that is GNCTD Amendment Ordinance 2023, which seeks to amend GNCTD Act 1991. Now, if we talk about that, what is GNCTD Act 1991? 1991 में पहली बार जो दिल्ली को है वो एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था कि दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहेगी, साथ में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये साल का जो ऑर्डिनेंस है वो क्यों इस बार न्यूज में है, बिकॉज इट हैज अमेंडेड 1991 में जो कुछ स्पेशल प्रोविजंस रहे हैं उसको हमने अमेंड करने की कोशिश करी है। नाउ व्हाट इज GNCTD? You should know that what is the full form of these things, because prelims में ऐसे ही questions पूछे जाते हैं। You should be very clear that GNCTD is about the government of National Capital Territory of Delhi. Okay. Now, ordinance nullifies the effect of the recent Supreme Court's decision that gave the Delhi government powers over administrative services, excluding public order, police and land in the national capital. Now, ये इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में क्यों है आप ही बताइए। इफ यू हैव रेड पॉलिटी तो यू मस्ट बी नोइंग कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट होती है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे होती है? ब्यूरोक्रेट से होती है। बिकॉज जब कोई भी नेता कोई भी पॉलिसी बनाता है तो आखिरकार उसे इम्प्लीमेंट करता है एक ब्यूरोक्रेट। तो हमेशा से गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी के बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। अब अगर आप बाकी स्टेट्स को देखें तो उसमें जो स्टेट या फिर यूनियन लेवल पे पब्लिक सर्विसेज के लोग होते हैं, उनको ट्रांसफर करने के लिए या फिर उनको अपनी पोस्ट से हटाने के लिए सारा का सारा जो पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। क्योंकि अगर स्टेट के पास ये पावर दे दी जाएगी कि वो किसी भी ब्यूरोक्रेट को रिमूव कर सकता है, तो इस तरीके से जो लेवल है, ग्राउंड लेवल है, उस पर फंक्शनिंग क्यों हो पाएगी। अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट अगर अपोजिशन में जाके कोई काम करना चाहता है तो वो इजिली, अगर करप्ट ना होकर कोई काम करना चाहता है तो बहुत ही आसानी से इसे नहीं कर पाएगा। लेकिन दिल्ली एज बीइंग एन यूनियन टेरिटरी, कॉन्फ्लिक्ट की बात ये है कि अगर आप दिल्ली की गवर्नमेंट को ही पब्लिक सर्विसेज की पावर दे देंगे, दैट मीन्स कि जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स है, दे विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली, दे विल नॉट बी एबल टू वर्क एफिशिएंटली। सो दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। तीन चीजें हैं जिसको एक्सक्लूड करते हैं। पहला है पब्लिक ऑर्डर, देन है पुलिस एंड तीसरा है लैंड। ये सारी जो पावर्स हैं ये स्पेशली यूनियन के हाथ में है। तो अब कॉन्फ्लिक्ट यही हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उसको कितनी पावर्स देनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नाउ, key highlights of ordinance. First, the powers to legislate over services. Ordinance specifies Delhi Legislative Assembly will not have the power to legislate on the specific subject of services which come under the state list. Services include matters related to appointments and transfer of employees of the Delhi government and vigilance. भाई पब्लिक सर्विसेज की बात आ गई,
सेकेंड इज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, एक नई अथॉरिटी का क्रिएशन है। अब हाउ यू आर गोइंग टू रीड इट, आप प्रीलिम्स और मेंस के डिवीजन करके कैसे एक न्यूज को पढ़ते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट NCCSA, तो प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि रिसेंटली अ गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ न्यू अथॉरिटी व्हिच इज NCCSA। ये किस रिगार्डिंग है, क्यों इस अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया है? सो यू शुड नो दैट इट क्रिएट्स a new statutory authority NCCSA to make recommendations to LG regarding transfer, posting, vigilance and other incidental matters. तो NCCA वो क्या करेगी, उसका काम है रिकमेंड करने का। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको वो रिकमेंड करेगी अबाउट द ट्रांसफर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, अबाउट द ट्रांसफर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। NCCSA will consist of Chief Minister of Delhi, who shall be the chairperson of the authority, Chief Secretary and Principal Secretary of Home Department. NCCSA में 3 मेंबर्स रहेंगे। जो चेयरमैन है वो कौन रहेंगे, CM ही रहेंगे दिल्ली के, साथ में 2 लोग और रहेंगे विच इज द चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट। All matters required to be decided by NCCSA shall be decided by majority of votes of the members present and voting. तो इसमें अगर you should also know, you should revise, हम इसके हेल्प से जो है पॉलिटी का वो बेसिक रिवाइज कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल कि कितनी टाइप की मेजोरिटीज होती हैं पॉलिटी में, सो ये जो मेजोरिटी है वो है सिंपल मेजोरिटी, कि सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जो है वो डिसीजन लिया जाएगा, डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने भी लोग आएंगे उस दिन सेशन में, उन लोगों के लिए उसमें से जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल दे हैव टू गिव द वोट, एंड जो कोई भी इशू है, कोई भी डिसीजन है, उसके ऊपर वो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट बोथ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी। काम जो है, जो पूरा डिसीजन है वो किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। नाउ if we talk about the powers of the lieutenant governor, LG will act in his sole discretion. वो अपने discretion में काम करने वाला है। It expands the discretionary role of the LG by giving him powers to approve the recommendations of the authority or return them for reconsideration. And very special and very important thing, the LG's decision will be final in the case of a difference of opinion between him and authority. हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में क्या रहेगा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, ठीक है, एंड एक कौन रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब अगर गवर्नमेंट ने NCCSA को स्टैब्लिश किया है तो उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो जो LG है वो प्रेसिडेंट का असेंट लेगा अगर उसको कोई भी कंफ्यूजन लगती है। बट एट लास्ट अगर हम देखा जाए तो डिस्क्रिशनरी पावर किसके पास है, सोल पावर किसके पास है। अगर NCCSA और LG के बीच में कुछ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है या फिर LG को अच्छा नहीं लगता है कि ये जो डिसीजन है वो सही नहीं है, तो लास्ट में जो बेस्ट और फाइनल डिसीजन होगा वो LG का ही होगा। मतलब NCCSA की जो पावर है वो LG से कम हो गई यहाँ पे। ओके, नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनेंस, हम जब सबसे पहले ही कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें उसका मतलब समझ में आना चाहिए। जब आप करंट अफेयर्स में यू रेड अबाउट ऑर्डिनेंस, सो यू शुड नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लॉ, रेगुलेशन, इन सारी चीजों का डिफरेंस पता होना चाहिए। क्यूरियोसिटी, एज सृष्टि जयंत देशमुख सेड, विल बी द की कि आप ये एग्जाम को क्लियर करेंगे। सो बी लिटिल बिट क्यूरियस एंड गो and read about that what is the difference between an ordinance and law. यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ that ordinance का मतलब क्या होता है। Word ordinance is defined as a law promulgated by the state or central government without the approval of the legislature. If we talk about हमारी state और central government, वो क्या है, executive है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो पॉलिटी है वो ये बोलता है दैट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव इज ड्रिवन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, ठीक है। इट इज जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो कहाँ से निकल के आता है, लेजिस्लेचर से ही निकल के आता है। लेकिन ऑर्डिनेंस एक ऐसी पावर देता है गवर्नमेंट को कि वो कोई भी लॉ उसको प्रोमulgate का मतलब होता है प्रमोट करना,
कोई किसी भी लॉ को प्रमोट कर सकती है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। कैन यू थिंक अबाउट इट? अगर हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी के बारे में बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर है, हमारे पास फेडरलिज्म है, एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अकाउंटेबल टू ईच अदर। बट क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं तो ऑर्डिनेंस हमारा वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको कहीं ना कहीं जो है वायलेट कर रहा है या फिर हिंडर कर रहा है? It's your opinion. You can tell me in the comment section. Power to promulgate the ordinance is vested in the Indian Councils Act 1861, Government of India Act 1909, and Government of India Act 1935. You have to know about this. It can be asked in your prelims. Now, ordinance के अंदर कौन से articles हैं? 2 articles are there. Article number 123 and article number 213. Article 123 president को power देता है to promote ordinance during the recess of the parliament. अगर इस समय जो पार्लियामेंट है वो रिसेस पे है, उसके कोई भी सेशंस नहीं होने हैं, तो उस समय वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो किसी भी लॉ को प्रमोट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्डिनेंस। एंड सिमिलरली अगर हम स्टेट लेवल की बात करें, सो आर्टिकल नंबर 213 गिव्स द पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो दिल्ली में यही बात हो रही है। Now, these promulgated ordinances have the same force and effect as an act of the legislature, but these acts are like in temporary nature. तो क्या जो ये ordinance है उसका जो इफेक्ट है वो सेम लॉ की तरह रहेगा? हाँ, लॉ की तरह रहेगा, तो पर ये टेम्पररी है नेचर में। क्यों? क्योंकि जब रिसेस थी पार्लियामेंट की तब तो जो प्रेसिडेंट है उसने प्रमोट कर दिया वो पर्टिकुलर लॉ, लेकिन the ordinance is valid for 6 weeks from the date when the next session start. If the two houses start their sessions on different dates, the later of the dates will be considered. जैसे ही जो पार्लियामेंट है वो सेशन में आती है, within 6 months आपको क्या करना है? You have to put it to the vote. दोनों ही जो पार्लियामेंट के हाउसेस हैं उनको जो ये पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस है वो पास करेंगे। अगर दोनों में से किसी भी हाउस ने जो है वो ऑर्डिनेंस को पास नहीं किया, so it will lapse. The ordinance may lapse earlier if the president or governor withdraws and if both houses pass resolutions of disapproving it. पहले हो सकता है अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो खुद ही विथड्रॉ कर ले, वो बोल दे कि नहीं ये सही नहीं है, ठीक है, एंड इफ दोनों ही हाउसेस जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं कि दिस ऑर्डिनेंस इज नॉट गुड. Ordinances can only be issued on matters on which parliament or legislature can make laws and are subject to the same limitation as parliament and legislature to make laws. Ordinances सिर्फ उन्हीं मैटर्स पे बनाए जा सकते हैं जिन मैटर्स पे पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज बनाने के लिए. However, governor of a state cannot make an ordinance without the reference of the president in the following cases. However, क्या चीज है कि गवर्नर कब ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता विदाउट दी रेफरेंस, बिना प्रेसिडेंट के रेफरेंस के वो कब ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता है? अगर किसी भी बिल में सिमिलर प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, इफ देयर आर एनी सिमिलर प्रोविजंस, तीनों पॉइंट्स में यहीं पे लिखा हुआ है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर, मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट ने कर दिया एंड एक स्टेट लेजिस्लेचर भी सेम बिल पास कर रहा है जिसमें सारे ही सिमिलर प्रोविजंस है, तो फिर जो गवर्नर है उसको जो प्रेसिडेंट है उसका असेंट लेना पड़ेगा. इट इज मैंडेटरी. If we talk about conclusion, there is need to define the terms mentioned under Article 123 and 230, that is emergency situation. Necessity should be defined clearly to prevent misuse. Now, conclusion ये बोलता है कि अगर हम ordinances की बात करते हैं तो ordinance में ये बोला गया है, आगे we are going to read कि जो article number 293A B है कुछ, उसमें ये लिखा गया है कि तभी आप ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं. पहली चीज, या तो रिसेस होगा पार्लियामेंट का या फिर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन है. तो यहाँ पे बात ये है, टॉपिक ये है, कॉन्फ्लिक्ट ये है कि ऑर्डिनेंस में ये क्यों नहीं क्लियरिफाई है. इमरजेंसी का मतलब क्या? इमरजेंसी का मतलब आर्म्ड रिबेलियन है, इमरजेंसी का मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगता है, व्हाट टाइप ऑफ इमरजेंसी. So now there is a very beautiful thing which is given over here, that they have said that to read more about Delhi versus Center, kindly refer to Article 1.2 Federalism, Unique Status of Delhi of January 2023. तो मैं उसको भी लेकर आई हूँ क्योंकि ताकि साथ में अगर हम उसको समझेंगे तो हमें थोड़ा सा और बैकग्राउंड के बारे में समझ में आ जाएगा. उसके पहले हम इश्यूज के बारे में बात कर लेते हैं कि जो एक ऑर्डिनेंस है
पर्टिकुलरली ऑर्डिनेंस मेकिंग में क्या इश्यूज आते हैं, किस तरीके से ये जो है थोड़ा सा अपोजिशन में जाता है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। द वेरी फर्स्ट थिंग इज ओवर यूज। अब अगर लॉज को बनाने के लिए ये लिखा गया है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, सो एज आई सेड कि इमरजेंसी सिचुएशन मतलब क्या, तो जो गवर्नमेंट है वो इमरजेंसी सिचुएशन का नाम लेके कभी भी जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। Is that right? No, it is not. It is violating the basic structure. Now, separation of power. Power of the executive to make laws goes against the principle of separation of power. Because the work of the executive is to implement the laws and not to make the laws. The power of making the laws is given to the legislature by the Indian Constitution. ये separation of power को भी violate कर रहा है. Now, lack of clarity कि इमरजेंसी सिचुएशन क्या है, क्लैरिटी नहीं है. अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव इज डिफरेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, बट अकाउंटेबिलिटी तो यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि वो बिना कंसेंट के जो है वो पास कर रहे हैं ऑर्डिनेंस. नाउ सेंटर स्टेट रिलेशन, इसके कारण जो है सेंटर स्टेट रिलेशन में भी कंटेंशन कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है. अब सेम जो है आर्टिकल आया था इन दी जनवरी 2023 की मैगजीन, वो ये है this federalism and the unique status of Delhi, how it is challenging the constitution. In recent times, tussle is going on between UTs and center due to overlapping of functions affecting routine administrative work and duties. जो basic जो administration का function है वो काम नहीं कर पा रहा union territory में, because जो state है इसमें very much उसमें बहुत ही ज्यादा clear है कि जो स्टेट सर्विस है, जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको रिमूव करने का पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है. बट यूटीज में क्या हो रहा है, नो वन इज अंडरस्टैंडिंग. इन सुप्रीम कोर्ट वन केस इज गोइंग ऑन द टसल बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द सेंटर ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पोस्टिंग्स, ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट्स बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन दिल्ली. की उनका क्या होगा, उनके बारे में कौन डिसीजन लेगा, दिल्ली गवर्नमेंट डिसीजन लेगी या फिर सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो, मतलब सेंटर में जो सरकार है वो डिसीजन लेगी. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटेड दैट यूनियन टेरिटरी इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. तो ये कब बोला गया है, ये जनवरी में बोला गया है कि यूनियन क्या है, इट इज एन एक्सटेंशन टू इंडिया. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द सुप्रीम कोर्ट केसेस, तो सुप्रीम कोर्ट केसेस का ब्रीफ नहीं हो पाएगा वरना वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी मच लॉन्ग. सो आई वुड से, जैसे मैं आपको ये बता चुकी हूँ, बारिंग पुलिस, पब्लिक एंड लैंड, द एलजी's concurrence इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन अदर इश्यूज. तो जो तीन चीजें वो एक्सक्लूड करी गई हैं वो है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड. The LG would be bound by the aid and advice of the Council of Ministers in the matters that were not directly under the control of the LG. तो जो LG के अंदर अंडर जो डायरेक्टली टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं उस पे ही हैज टू वर्क अकॉर्डिंगली. जैसे कि जो गवर्नर है उसको वर्क अकॉर्डिंगली करना पड़ता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सेम उसी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी काम करना है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. However, the decisions of the COM will have to be communicated to the LG. ठीक है. Now, what is the present status of Delhi as a union territory? जैसे कि मैंने आपको बताया था, with the 69th amendment of the Constitution in 1991 gave the national capital of Delhi a special status with its own democratically elected government and legislative assembly. कि government भी होगी and legislative assembly भी होगी. दो नए आर्टिकल्स का इंसर्शन हुआ था, that is Article 239AA and Article 239AB after Article 239A of the Constitution. यही दो आर्टिकल्स है जिसको रिलेटेड जो है वो एक डिस्कशन चल रहा है कि आर्टिकल्स में क्लैरिटी नहीं है अबाउट द ऑर्डिनेंस. द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल have power to enumerate anything in the state list or in the concurrent list as far any such matter is applicable to the union territories. तो ये बोला गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की, उसके पास पावर्स है कि वो स्टेट लिस्ट में एंड कंकरेंट लिस्ट, मतलब हमारे जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दोनों पे जो है वो लॉज बना सकती है, लेकिन सेंटर पे जो सेंटर की सरकार है वही लॉ बनाएगी. ठीक है, एक्सेप्ट कुछ मैटर्स हैं. नाउ प्रोवाइडेड दैट इन द केस of difference of opinion between the lieutenant governor and his ministers on any matter, मैंने आपको बताया था पहले वाले PDF में, सॉरी स्लाइड में, कि अगर कोई भी
डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जैसे NCCSA हो गया, यहाँ पे बोला गया है कि लेफ्टिनेंट, देखो एक बात समझने की कोशिश करो कि पहले बोला गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से अगर किसी के भी बीच में जो है वो डिस्प्यूट होता है, सो द लेफ्टिनेंट गवर्नर shall refer it to the president for decision and according to the decision given thereon by the president। अब आपको नहीं लगता कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो नया वाला ऑर्डिनेंस है उसमें ज्यादा पावर दे दी गई है? यहाँ पे बोला गया है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो जो LG है उसको प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा, जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करेगा कि आगे उसको क्या काम करना है। लेकिन नए ऑर्डिनेंस में हमने बोला कि एक नई अथॉरिटी बन गई। Apart from Council of Ministers, the government has established a new authority, NCCSA। ठीक है, उसमें से अगर जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो LG के पास है, तो LG की पावर्स तो बढ़ गई ना। Now, public order, police and land in the NCT of Delhi fall within the domain of union government, ये हम पढ़ चुके हैं। Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Act, GNCTD 2021। The term government, it is a very important statement. If you will understand it, it will help you very much. That the term government in any law made by the Legislative Assembly shall mean the LG. The LG's opinion shall be obtained before government takes any executive action based on decisions taken by the cabinet or any individual ministers। साफ साफ हम इस पे बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, अगर आप बोल रहे हैं कि दिल्ली की गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप LG की बात कर रहे हैं। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है तो जो सुप्रीम एंड जो डिस्क्रिशनरी, जो मतलब फाइनल डिसीजन होगा वो किसका होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही होगा। आगे इसमें एक दिक्कत क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। द LG will not assent to and pass on to the president for consideration any bill which incidentally covers any of the matters which falls outside the purview of the powers conferred on the लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर एक ऐसा लॉ बना दिया जो उसके अंदर आता ही नहीं है, तो उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसको जो बिल है वो प्रेसिडेंट के पास भेजने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। If we talk about the evaluation of administration of दिल्ली की गवर्नमेंट, so at the first आपको पता होना चाहिए ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस तो हमारे पास 4 प्रकार की स्टेट्स थी, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C एंड पार्ट D। तो जो पार्ट C है उसमें दिल्ली आता था इन 1950। नाउ अंडर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दिल्ली को हमने इन 1956 एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया, मतलब स्टार्टिंग से ही दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में GNCTD एक्ट आया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड एक स्पेशल स्टेटस दिया गया जिसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी एंड लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी दिल्ली में। इन 1951 जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको क्रिएट किया विद इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। Then in 1966, Delhi Administration Act provided for a limited representative government in Delhi. Then in 2021 हम जो particular ordinance के बारे में बात कर रहे हैं वो चला, ठीक है। Now what are the issues with current setup? Against the privilege of legislature, legislature के against हम पढ़ चुके हैं। Accountability नहीं है, undermining the elected government। जो LG है, who will be the government is under no obligation to implement any law passed by the assembly or carry out the directions of the house as he is not responsible to the assembly। अब LG is not responsible, पहले ही उन्होंने बोल दिया कि गवर्नमेंट मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने कुछ भी कहा है अगर, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो मायने नहीं रहेगा, एट लास्ट LG का डिसीजन मायने रहेगा। सो आप अंडरमाइन कर रहे हो इलेक्टेड गवर्नमेंट को एंड उनके डिसीजन को। Concentration of power, as stated in GNCTD Act, the government in any law made by the Legislative Assembly shall mean the LG। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा। Article 239 AB provides for President's rule in Delhi। Article 239 AB क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट रूल लग सकता है दिल्ली में, लेकिन कब लगेगा? जब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर एक रिपोर्ट देगा। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो रिपोर्ट को पेश करेगा किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने। नाउ यू थिंक वेरी बेसिक थिंग,
अगर हम प्रेसिडेंशियल रूल की बात करते हैं तो ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल रूल क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जो सारी ताकत है वो प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाती है। जो प्रेसिडेंट है वो रूल करेगा। तो क्या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि उसकी स्टेट में जो है प्रेसिडेंट रूल लगे? नो। बट यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट की बात ये होती है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जब तक वो एक रिपोर्ट नहीं देगा प्रेसिडेंट को तब तक वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल ही नहीं लग सकता। एंड अगर उसको प्रेसिडेंशियल रूल लगाना भी है तो ही इज सबमिटिंग अ रिपोर्ट अगेंस्ट हिमसेल्फ, क्योंकि वहां पे गवर्न कौन कर रहा है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही कर रहे थे। तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात होगी ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद के खिलाफ एक रिपोर्ट लिख के दे रहा है प्रेसिडेंट को कि सर आप आइए और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाइए। सो दैट्स व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट इज अबाउट। We can read that Article 239AB provides for President's rule in Delhi when the administration of the territory cannot be carried or in accordance with the provisions of Article 239AA. President's rule is imposed on a report from the LG. If LG is the government, will she or he have to report against themselves. Now it is against cooperative federalism. We have talked about it. Control over services department. Governance has always been a contentious issue since Delhi is not a full state and the services department comes under the LG. ठीक है, तो इसके बीच में डिस्कशन चल रहा है, इसके बारे में बकायदा और आएगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि इशू क्या है। नाउ कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर, वे फॉरवर्ड की बात करें, कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, अडॉप्टिंग फाइन मिक्स्ड बैलेंस, रिड्यूसिंग पॉलिटिसाइजेशन एंड क्लियर इंटरप्रिटेशन। क्लियर इंटरप्रिटेशन का मतलब आप बताइए कि कब, इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब क्या है, कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर का मतलब ये है that the apex court had rightly concluded that the scheme set out in the constitution and the government of national capital territory of Delhi act envisages a collaborative structure that can be worked only through constitutional trust। आपको दिल्ली में जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट का जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मिक्स्ड फाइन बैलेंस लेकर आइए, लाने की जरूरत है। मतलब अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो एक मिक्स्ड फाइन बैलेंस लाने की जरूरत है बिटवीन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। पॉलिटिसाइजेशन, एज यू नो दैट पॉलिटिक्स प्लेज अ वेरी मच डोमिनेंट रोल एवरीवेयर इन दिस कंट्री। सो जो पॉलिटिसाइजेशन है उसको थोड़ा सा कम होना पड़ेगा। नाउ एक और चीज रहेगी, डिफरेंस बिटवीन एलजी पावर इन दिल्ली एंड पुडुचेरी। जो एलजी के पावर है वो दिल्ली में एंड पुडुचेरी में, वो क्या डिफरेंस है? The LG of Delhi enjoys greater powers than the LG of Puducherry. The LG of Delhi has executive functions that allow him to exercise his powers in matters connected to public order, police and land in consultation with the chief minister if it is so provided under any order issued by president under article 239 of the constitution। जो LG है उसके पास वैसे तो वो क्या है, उसके पास ना एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं कि वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन, मतलब प्रेसिडेंट के असेंट के साथ साथ वो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये जो सारी जो डिस्क्रिशन है वो किसकी होती है? यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन जो एलजी है वो उस पर कुछ ना कुछ जो रूल्स है, पावर्स है, वो यूज कर सकते हैं अपनी। The LG of Delhi is also guided by the GNCTD Amendment Act 2021 and the Transaction of Business of the Government of National Capital Territory of Delhi rules. The LG of Puducherry is guided mostly by the Government of Union Territories Act 1963। तो हालांकि जो ये जो पावर्स हैं, दैट इज the transaction of the business of the government of national capital territory of Delhi rules। अगर हम दूसरे स्टेट की बात करें तो जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है वो मेनली किसके हाथ में होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द दिल्ली, तो दिल्ली के अपने जो है वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है ऑफ गवर्नमेंट, एंड स्पेशली ये दिल्ली जो दिल्ली की बात करें तो ये एलजी के हाथ में। आर्टिकल 239A and 239 article 239 and 239AA of the constitution as well as the GNCTD Act 2021 clearly underline that Delhi is a UT where the center has a much more prominent role than in Puducherry। तो सेंटर का ज्यादा रोल कहाँ पे है? स्पेशली जो है दिल्ली के बारे में वो मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 239, 239AA एंड 239AB में। So this is how LG has more power in Delhi than the Puducherry। इसके बारे में और भी जो है वो करंट अफेयर्स आने बाकी हैं, आई एम वेरी मच श्योर, बट आई होप दैट ऑल ऑफ योर बेसिक्स अबाउट इट शुड बी क्लियर।
एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। एक बार हम कंसोलिडेट कर देते हैं कि जो पूरा का पूरा टॉपिक है, इट इज अबाउट कि जो दिल्ली की सरकार है एंड जो यूनियन की सरकार है, इन दोनों में से, क्योंकि जो दिल्ली हमारा कैपिटल है एंड यूनियन टेरिटरी है, तो जो सरकारें दिल्ली की, उसके पास कितना पावर होना चाहिए या फिर कितना डिस्क्रिशन होना चाहिए, या फिर हम एलजी की बात करते हैं तो एलजी का कितना डिस्क्रिशन या फिर फाइनल रोल होना चाहिए। अगर हम प्रेसिडेंशियल रूल की बात करते हैं अंडर द आर्टिकल नंबर 239 ए बी, तो उसमें क्या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो खुद ही के खिलाफ, स्वयं के खिलाफ क्यों एक रिपोर्ट बनाएगा कि आप आइए और प्रेसिडेंशियल रूल बनाइए, लगाइए। तो ये कुछ मैटर है कॉन्फ्लिक्ट के अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। I'll back with another video. So that's it for this video. Thank you so much.